वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। विश्व के अधिकांश भाग तेजी से एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। यद्यपि देशों के बीच एक पारस्परिक जुड़ाव के अनेक आयाम हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। लेकिन इस अध्याय में अंततः सीमित अर्थ में वैश्वीकरण की चर्चा की गई है। इसमें वैश्वीकरण को बहुराष्ट्रीय कंपनी के विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के बीच एकीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है। आप देखेंगे कि इस अध्याय में पोर्टफोलियो निवेश जैसे जटिल मुद्दों को छोड़ दिया गया है। यदि हम विगत 30 वर्षों पर नजर डालें तो पाते हैं कि विश्व के दूरस्थ भागों को जोड़ने वाली वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मुख्य भूमिका रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद का दूसरे देशों में क्यों प्रसार कर रही हैं और किस तरह से कर रही हैं, अध्याय के पहले खंड में इस प्रकार की चर्चा की गई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की तीव्र वृद्धि और उनके प्रभाव को मात्रात्मक आकलन के बजाय मुख्य भारतीय संदर्भ से लिए गए उदाहरणों के द्वारा दिखाया गया है। ध्यान रखें कि उदाहरण समानता पक्ष की व्याख्या करने में सहायक है। पढ़ाते समय धारणाओं पर विशेष बल दिया जाना चाहिए और उदाहरणों का प्रयोग व्याख्या के लिए किया जाना चाहिए। आप जांच करने तथा नवीन अवधारणाओं को सुदृढ़ करने के लिए बोधगम्य अनुच्छेदों जैसा कि खंड 2 के अंत में दिए गया है का रचनात्मक उपयोग कर सकते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया एवं इसके प्रभाव को समझने में उत्पादन का एकीकरण और बाजार का एकीकरण एक महत्वपूर्ण धारणा है। इस अध्याय में वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए इसकी विस्तार में चर्चा की गई है। अगले विषय पर जाने से पहले आपको सुनिश्चित करना है कि छात्र इन विचारों को पर्याप्त स्पष्ट से आत्मसात कर ले। वैश्वीकरण को अनेक कारकों की सुगमता प्रदान की गई है। इनमें से 3 कारकों पर बल दिया गया है: प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति, व्यापार और निवेश नीतियों की उदारीकरण और डब्ल्यूटीओ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का दबाव। प्रौद्योगिकी में उन्नति छात्रों के लिए एक आकर्षक क्षेत्र है और आप उनके कुछ निर्देश देकर उन्हें स्वतः छानबीन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। उदारीकरण की चर्चा करते समय आपको ध्यान रखना है कि छात्र भारत की उदारीकरण पूर्व की अर्थव्यवस्था से अपरिचित है। उदारीकरण से पूर्व एवं पश्चात की स्थितियों में तुलना एवं विषमता दिखाने के लिए नाटक का आयोजन किया जा सकता है। इसी प्रकार डब्ल्यूटीओ के तहत होने वाले अंतर्राष्ट्रीय संधियों और शक्ति का असमान संतुलन रोचक विषय है, जिनको व्याख्या की बजाय चर्चा के रूप में प्रतिपादित किया जा सकता है। अंतिम खंड में वैश्वीकरण के प्रभाव को शामिल किया गया है। विकास प्रक्रिया में वैश्वीकरण ने किसी सीमा तक योगदान किया है। इस खंड में अध्याय 1 और 2 जैसे न्याय संगत विकास लक्ष्य क्या है के विषय में भी ध्यान में रखे गए हैं, जिनका आप संदर्भ दे सकते हैं। इस खंड की चर्चा करते समय स्थानीय पर्यावरण से क्रियाकलापों और उदाहरणों को लेना भी अत्यंत आवश्यक है। इससे उन संदर्भों को शामिल किया जा सकेगा जिन्हें इस अध्याय में नहीं रखा गया है, जैसे स्थानीय किसानों पर आयातों का प्रभाव इत्यादि। ऐसी स्थितियों की विवेचना करने के लिए सामूहिक विचार मंथन सत्रों का आयोजन किया जा सकता है। सूचना के स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपनी वेबसाइट WWILO ऑर्गेनाइजेशन पर न्याय संगत वैश्वीकरण की अपील की है। ऐसे अपीलें अन्य संगठनों ने भी की है। एक अन्य रोचक स्रोत WTO की वेबसाइट http://www.WTO ऑर्गेनाइजेशन है। यह WTO में किए जा रहे अनेक प्रकार के समझौतों की जानकारी देता है। कंपनी से संबंधित जानकारियों के लिए अधिकांशतः बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अपनी वेबसाइट है। यदि आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आलोचनात्मक ढंग से देखना चाहते हैं तो उसके लिए अनुमोदित वेबसाइट WWW कॉर्पोरेट वॉच ऑर्गेनाइजेशन UK है। ये वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का ये चित्र दिखाया गया है। आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प है। विश्व के शीर्ष विनिर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फोन और टेलीविजन के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ हैं। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। वे दुनिया गुजर गए जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर और फिएट कारें ही दिखाई देती थी। आज भारत
अंतर्राष्ट्रीय विश्व की लगभग शीर्ष सभी कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं। अनेकों दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों भी इसी प्रकार तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है। कमीज से लेकर टेलीविजन और प्रसंस्कृत फलों के रस तक हमारे बाजार में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प उपेक्षा की नवीन परिघटना है। जो दशक पहले भी आपको भारत के बाजारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया। हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं और ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं? इस अध्याय में हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे। ये चित्र में दिखाए गए हैं। पहला, दूसरा चित्र, तीसरे चित्र में ये दिखाए गए हैं। अंतर्देशीय उत्पादन 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पाद मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। इन देशों की सीमाओं को लांघने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पाद ही थे। भारत जैसे उपनिवेश से कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने की मुख्य जरिया था। यह बड़ी कंपनियों, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, के परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग था। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिल सके। उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसे करती हैं। निम्न उदाहरण पर विचार करें। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादन का विस्तार। औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है। उसके पुर्जे चीन में विनिर्मित होते हैं, फिर इन्हें जहाज से लादकर मेक्सिको और पूर्वी यूरोप ले जाया जाता है, जहां उपकरण के पुर्जे को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पादों को विश्व भर में बेचा जाता है। इसी बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन किया जाता है। यह बेंगलुरु स्थित में एक कॉल सेंटर है जो पर्याप्त दूरसंचार सुविधाओं और इंटरनेट से सुसज्जित है। यह विदेशी ग्राहकों को सूचना एवं मदद उपलब्ध कराता है। ये बेंगलुरु में स्थित कॉल सेंटर चित्र में दिखाया गया है। इस उदाहरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है। परिणामतः उत्पाद प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से गठित हुई है। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित है और विश्व भर में फैली हुई है। ऊपर दिए गए उदाहरण में चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। मेक्सिको और पूर्वी यूरोप अमेरिका और यूरोप के बाजारों में अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों में समझ सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहकों को देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी चीजें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का लगभग 50 से 60% बचत कर सकती हैं। अतः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार से असीमित लाभ हो सकता है। आओ इस पर विचार करें। यह दर्शाने के लिए निम्न कथन की पूर्ति करें कि वस्त्र उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया कैसे विश्व भर में फैली हुई है। एक ब्रांड लेबल पर मेड इन थाईलैंड लिखा है, परंतु उसमें एक भी थाई उत्पाद नहीं है। हम विनिर्माण प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं और प्रत्येक चरण में सर्वोत्तम निर्माण की देखते हैं। हम इसे विश्व स्तर पर कर रहे हैं। जैसे वस्त्र निर्माण में कंपनी कोरिया से सूत ले सकती है। विश्व भर के उत्पाद को एक दूसरे से जोड़ना। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनी उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नजदीक हो, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो और जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो तथा साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनी सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती हो जो उनके हितों का देखभाल करती है। आप बाद में इस अध्याय में सरकारी नीतियों के बारे में और अध्ययन करेंगे। इस परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती हैं। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियां लाभ अर्जित
करेगी। ये परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेगी। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनी अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं, जैसा कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती है। हमें इस कारखाने को दूसरे देश में स्थानांतरित कर देंगे। यहाँ पर यह खर्चीला हो गया है। बेहतर माहौल, अधिक मजदूरी, ये चित्र में दिखाया गया है। अपने ये कारखाने को बदल दूसरी जगह करना चाहते हैं। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनी के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। आपदा संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी यह आसानी से कर सकती है। उदाहरण के लिए, एक बहुराष्ट्रीय बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने परख फूड्स जैसी छोटी भारतीय कंपनी को खरीद लिया। परख फूड्स ने भारत के विभिन्न भागों में एक से बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया था, जहां उसके ब्रांड काफी प्रसिद्ध थे। परख फूड्स के 4 तेल शोधक केंद्र भी थे, जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेल की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। वास्तव में कई शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से भी अधिक है। ऐसी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव पर विचार करें। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती हैं। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटी उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। वस्त्र, जूते, चप्पल और खेल के सामान ऐसे उदाहरण, जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में ये चित्र में जींस पैंट का ब्रांड दिखाया गया है। विकासशील देशों में उत्पादित जींस अमेरिका में 6500 रुपये में बेची जाती है। और यहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनी का एक लुधियाना में एक घर में एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए फुटबॉल निर्माण का चित्र ये दिखाई गई है। महिलाएं फुटबॉल बना रही हैं। संख्या में छोटे उत्पादक द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचती है। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादक के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने उत्पादक कार्यों का प्रसार कर रही हैं और विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही हैं। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही हैं। परिणामतः दूर दूर स्थानों पर फैल उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। आइए इन पर विचार करें। बाएं दिए गए अनुच्छेद को पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। एक अमेरिका कंपनी फोर्ड्स मोटर्स विश्व के 26 देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। फोर्ड मोटर्स 1995 में भारत आई और चेन्नई के निकट 1700 करोड़ रुपए का निवेश करके एक विशाल संयंत्र की स्थापना की। यह संयंत्र भारत में जीपों एवं ट्रकों के प्रमुख निर्माता महिंद्रा एवं महिंद्रा के सहयोग से स्थापित किया गया। वर्ष 2017 तक फोर्ड मोटर्स भारतीय बाजारों में 88,000 कारें बेच रही थी, जबकि 1,81,000 कारों का निर्यात भी भारत से दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका किया गया। कंपनी विश्व के दूसरे देशों में अपने संयंत्रों के लिए फोर्ड इंडिया का विकास ऊर्जा आपूर्ति केंद्र के रूप में करना चाहती है। अब इस प्रश्न के उत्तर दें। क्या आप मानते हैं कि फोर्ड मोटर्स एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है? क्यों? विदेशी निवेश क्या है? फोर्ड मोटर ने भारत में कितना निवेश किया था? भारत में उत्पादन संयंत्र स्थापित करके फोर्ड मोटर जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल भारत जैसे देशों में विशाल बाजार का ही लाभ नहीं उठाती, बल्कि कम उत्पादन लागत का भी लाभ प्राप्त करती है। कथन की व्याख्या करें। आपके विचार से कंपनी अपने वैश्विक कारोबार के लिए कार की पुर्जों के विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत का विकास क्यों करना चाहती है? निम्न कारकों पर विचार करके और भारत में श्रम और अन्य संसाधनों पर लागत व कई स्थानीय निर्माताओं की
उपस्थिति जो फोर्ड मोटर्स की कल पुर्जों की आपूर्ति करते हैं, 100 अधिक संख्या में भारत और चीन के ग्राहकों से निकटता है। भारत में फोर्ड मोटर द्वारा कारों के निर्माण से उत्पादन किस प्रकार परस्पर संबंधित होगा? बहुराष्ट्रीय कंपनी अन्य कंपनियों से किस प्रकार अलग है? लगभग सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अमेरिका, जापान या यूरोप की हैं, जैसे नोकिया, कोको कोला, पेप्सी, होंडा, नाइक। क्या आप अनुमान कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है? ये चित्र में भारतीय मजदूरों द्वारा निर्मित कारें बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा विदेशों में बिक्री के लिए लादी जा रही हैं। विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण। लंबे समय से विदेशी व्यापार विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा। इतिहास में आपने भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिमी के बाजारों से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों और इन मार्गों से होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। आपको यह भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई। आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है? सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेशी व्यापार घरेलू बाजार अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादों को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते, बल्कि विश्व के अन्य देशों में बाजारों के भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादों के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है। गिफ्ट एंड टॉयज इम्प्रेशन टॉयज एंड स्पोर्ट गिफ्ट आइटम्स, स्टेशनरी, बर्थडे रिटर्न गिफ्ट एंड द काउंटर्स। स्टेशनरी हो गया, टॉयज हो, गेम्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, कोरियर्स हो गया, फोरम हो गया, फोन और मेटा टॉयज हो गया। हम भारत के बाजारों पर चीनी खिलौने के प्रभाव के उदाहरण के द्वारा विदेश व्यापार के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। भारत में चीन के विनिर्माताओं को भारत में खिलौने निर्यात करने का एक अवसर का पता चलता है। जहां खिलौने अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं, वे भारत के खिलौने निर्यात करना आरंभ करते हैं। अब भारत में खरीदारों के पास भारतीय और चीनी खिलौनों को बीच चयन करने का विकल्प है। सस्ते दाम एवं नवीन डिजाइनों के कारण चीन खिलौने भारतीय बाजारों में अधिक लोकप्रिय हैं। एक वर्ष में ही खिलौनों की 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौनों का स्थान चीनी खिलौने ने ले लिया है। अब भारत के बाजारों में खिलौने पहले की तुलना में सस्ते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? व्यापार के कारण चीन खिलौने भारत के बाजारों में आए। भारतीय और चीनी खिलौनों की प्रतिस्पर्धा में चीनी खिलौने बेहतर साबित हुए। भारतीय खरीदारों के समक्ष कम कीमत पर खिलौने की अपेक्षा अधिक विकल्प है। इससे चीन के खिलौने निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने के लिए एक अवसर प्राप्त होता है। इसके विपरीत भारतीय खिलौना निर्माताओं को हानि होती है, क्योंकि उनके खिलौनों उनके खिलौने कम बिकते हैं। ये चित्र में दिखाए गए हैं। सामान्यतः व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादन एक दूसरे से हजारों मीलों दूर होकर भी एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसी प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। ये सिले सिलाए वस्त्रों के छोटे व्यापारी बहुराष्ट्रीय कंपनी के ब्रांड और आयात दोनों से कड़ी स्पर्धा का सामना करते हुए चित्र में दिखाए गए हैं। आओ इन पर विचार करें। अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था? अब यह अलग कैसे है? विदेश व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट करें। हाल के वर्षों में चीन भारत से इस्पात आयात कर रहा है। व्याख्या करें कि चीन द्वारा इस्पात का आयात कैसे प्रभावित करेगा। चीन की इस्पात कंपनी को भारत की इस्पात कंपनी को चीन में अन्य उद्योग वस्तुओं को उत्पादन के लिए इस्पात खरीदने वाले उद्योगों को चीन के बाजारों में भारत के इस्पात का आयात किस प्रकार दोनों देशों के इस्पात बाजारों के एकीकरण में सहायता करेगा। व्याख्या करें। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण में मजा है। ध्यान रहे आप हमारे दुनिया से खेल रहे हैं। किसी दिन आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बता रहे हैं भाई साहब। विगत
2-3 दशकों से अधिकांशतः बहुराष्ट्रीय कंपनी विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हों। इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेशी व्यापारों में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेशी व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा नियंत्रित है। जैसे भारत में फोर्ड मोटर्स का एक कार संयंत्र केवल भारत के लिए ही कारों का भी निर्माण नहीं करता, बल्कि वह अन्य विकासशील देशों को कारें और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कार पुर्जों की भी निर्यात करता है। इसी प्रकार अधिकांशतः बहुराष्ट्रीय कंपनी के क्रियाकलापों में वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होता है। अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं के निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। यह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन। प्रायः लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार एवं शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं, किंतु विगत कुछ दशकों में अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन और अधिक वृद्धि नहीं हुई है। आओ इन पर विचार करें। वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी की क्या भूमिका है? वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा देशों के पारस्परिक संबंध किया जा सकता है? सही विकल्प का चयन करें। देशों को जोड़ने से वैश्वीकरण का परिणाम होंगे: उत्पादन के बीच कम स्पर्धा होगी, उत्पादन के बीच अधिक स्पर्धा होगी, उत्पादन के बीच प्रतिस्पर्धा में परिवर्तन नहीं होगा। हमने परिवहन में काफी उन्नति देखी है। पहले बैलगाड़ी से अब कितना बैल। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक: प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया। जैसे विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है। इसने लंबी दूरी तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है। वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर वस्तुओं को कंटेनरों में रखा गया है, जिससे इन जहाजों, रेलों, वायुयानों एवं ट्रकों पर बिना क्षति के लादा जा सके। कंटेनरों से ढुलाई लागत में भारी बचत हुई है और माल को बाजारों तक पहुंचाने की गति में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार वायु यातायात की लागत में गिरावट आई है। परिणाम स्वरूप वायु मार्ग से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है। ये चित्र में कंटेनर दिखाए गए हैं। इससे भी अधिक उल्लेखनीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। वर्तमान समय में दूर संचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। दूर संचार सुविधाओं, टेलीफोन, टेलीग्राफ, मोबाइल फोन और फैक्स का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। ये सुविधाएं संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई है। जैसा कि आप जानते होंगे, जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटरों का प्रवेश हो गया है। आपने इंटरनेट के चमत्कारी संचार में भी प्रवेश किया होगा, जहां जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं लगभग उसी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सूचना को आपस में बांट सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक, ईमेल भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्यों पर विश्व भर में बात, वॉइस मेल कर सकते हैं। लेकिन बिजली कहाँ? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आईटी ने विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई है। हम देखते हैं कैसे। ये सूचना और यह बहुत अच्छी पत्रिका लग रही है, लेकिन मेरी पाठ्य पुस्तक की छपाई ऐसी क्यों नहीं है? मैं अपनी पुस्तक में बड़ी मुश्किल से शब्दों को पढ़ सकती हूँ। नहीं मेरे बच्चे, यह छपाई मशीन आम भारतीय के लिए नहीं है। चित्र में आम भारतीय। वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका की डिजाइन और छपाई दिल्ली में
की जानी है। पत्रिका का पाठ्य विषय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय को भेज दिया जाता है और दिल्ली कार्यालय में डिजाइन सुदूर संचार सुविधाओं का उपयोग करके लंदन कार्यालय से पत्रिका की डिजाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं। डिजाइन तैयार करने का काम कंप्यूटर पर किया जाता है। छपाई के बाद पत्रिकाओं को वायु मार्ग से लंदन भेजा जाता है। यहाँ तक कि डिजाइन और छपाई के पैसे का भुगतान इंटरनेट ई बैंकिंग के द्वारा लंदन के एक बैंक से दिल्ली के बैंक को तत्काल कर दिया जाता है। आओ इन पर विचार करें। ऊपर दिए गए उदाहरण में उत्पादन में प्रौद्योगिकी के बारे में उल्लेख करने वाले शब्दों के रेखांकित करें। सूचना प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण से कैसे जुड़ी हुई है? क्या सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार के बिना वैश्वीकरण संभव है? विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। हम भारत में चीनी खिलौनों के आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौनों के आयात पर कर लगाती है, तब क्या होगा? इसका अर्थ है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहते हैं उन्हें इन पर कर देना होगा। कर के कारण खरीदारों को आयाती खिलौनों को अधिक कीमत चुकानी होगी। चीन के खिलौनों अब भारत के बाजारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन से उनका आयात स्वतः कम हो जाएगा। भारत के खिलौने निर्माता अधिक समृद्ध हो जाएंगे। आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। इससे अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकार ने व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती नियमित करने और देश में किसी प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर सकती हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। देश के उत्पादकों को विदेशी स्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य माना गया। 1950 से 1960 के दशक में उद्योगों का उदय हो रहा था और इसी अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। इसीलिए भारत ने न केवल अनिवार्य चीजों जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयातों की ही अनुमति दी। ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पाद को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया। भारत में करीब सन 1991 में के प्रारंभ नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारत उत्पादों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादनों के प्रदर्शन में सुधार होगा क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। इन निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया। अतः विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से अवरोधक को काफी हद तक हटा दिया गया। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता था और विदेशी कंपनियां यहां अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती थी। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुख्य रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसीलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। आओ इन पर विचार करें। विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? आयात पर कर एक प्रकार का व्यापार अवरोधक है। सरकार आयात होने वाली वस्तुओं की संख्या भी सीमित कर सकती है। इसे कोटा कहते हैं। क्या आप चीन के खिलौनों के उदाहरण से व्याख्या कर सकते हैं कि व्यापार अवरोधक के रूप में कोटा का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? आपके विचार से क्या इसका प्रयोग किया जाना चाहिए? चर्चा करें। विश्व व्यापार संगठन। हमने देखा कि बहुत प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया। इन संगठनों का मानना है कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक हैं। कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए। विदेशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन WTO एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय
व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो। वर्तमान में विश्व के लगभग 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में यह देखा गया कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधकों को हटाने के लिए विवश किया है। इसका एक उदाहरण है कृषि उत्पादों उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान बहस, व्यापार व्यवहारों पर वाद विवाद। आपने अध्याय 2 में देखा कि भारत में अधिकांश रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का महत्वपूर्ण भाग कृषि क्षेत्र प्रदान करता है। इसकी तुलना में विकसित देशों जैसे अमेरिका सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा मात्र 1% और कुल रोजगार में केवल 0.5%। फिर भी अमेरिका में कृषि क्षेत्र में कार्यरत इतने कम प्रतिशत लोग भी अमेरिकी सरकार से उत्पादन और दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धन राशि प्राप्त करते हैं। इस भारी धन राशि के कारण अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादों को असाधारण रूप से कम कीमत पर बेच सकते हैं। अधिशेष कृषि उत्पादों को दूसरे देशों के बाजारों में कम कीमत पर बेचा जाता है, जो इन देशों के कृषकों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि विकसित देशों की सरकारों से विकसित देशों के सवाल कर रहे हैं कि हमने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार व्यापार अवरोधकों को कम कर दिया है, लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को नजरअंदाज कर दिया है और अपने किसानों को भारी धन राशि देना बरकरार रखा है। आप लोगों ने हमारी सरकारों को अपने किसानों की सहायता बंद करने को कहा, परंतु आप स्वयं यही काम कर रहे हैं। क्या यह मुक्त और न्याय संगत व्यापार है? संयुक्त राज्य अमेरिका में एक आदर्श कपास क्षेत्र जिसमें 1000 एकड़ भूमि है और जिसका स्वामित्व एक बड़ी कारपोरेट कंपनी के पास है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में कारपोरेट कंपनी के पास फिक्स है कपास की खेती। आओ इन पर चर्चा करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। विश्व व्यापार संगठन WTO देशों के पहल पर शुरू हुआ था। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय है विश्व व्यापार संगठन सभी देशों के लिए से संबंधित नियम बनाता है और देखता है कि व्यवहार में देशों के बीच व्यापार नहीं है। विकासशील देश जैसे भारत है, जबकि अधिकांश स्थितियों में विकासशील देशों ने अपने उत्पादकों को संरक्षण देना जारी रखता है। आपके विचार में विभिन्न देशों के बीच अधिकाधिक न्याय संगत व्यापार के लिए क्या किया जा सकता है? उपर्युक्त उदाहरण में हमने देखा कि अमेरिकी सरकार किसानों को उत्पादन के लिए भारी धन राशि देती है। कभी कभी सरकार कुछ विशेष प्रकार की वस्तुएं जैसे पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सहायता देती है। यह न्याय संगत है या नहीं, चर्चा करें। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। विगत 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय की है। इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम कुछ प्रमाण देखते हैं। वैश्वीकरण और उत्पादकों स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ और इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणामतः ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ता है। पहला, विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे सेलफोन, मोटर गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थ और जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है। इन उत्पादों के अधिकांश खरीदारी संपन्न वर्ग के लोग हैं। इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए, साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई हैं। अंततः वैश्वीकरण
जीवन शैली जिसका आप सदैव सामना देखते हैं। वैश्विक शैली में, जीवन शैली में ये सामना देखते हैं। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम। हाल के वर्षों में भारत की केंद्र एवं राज्य सरकारें भारत में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठा रही है। औद्योगिक क्षेत्रों, जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, की स्थापना की जा रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में उत्पादन इकाई स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ता है। विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति दे दी है। आपने अध्याय 2 में देखा है कि संगठित क्षेत्रों की कंपनियों को कुछ नियमों की अनुपालन करना पड़ता है, जिसका उद्देश्य श्रमिक अधिकारों का संरक्षण करना है। हाल के वर्षों में सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों से छूट देने की अनुमति दे दी है। अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने के बजाय कंपनियों में जब काम का अधिक दबाव होता है तो लोचदार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रखती है। कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसी किया जाता है। फिर भी विदेशी कंपनियां अभी भी संतुष्ट नहीं हैं और श्रम कानूनों में और अधिक लचीलेपन की मांग कर रही हैं। अब हमें निवेश करने के लिए तैयार हैं। ये भाई साहब निवेश करने के लिए तैयार हैं। दूसरे अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई स्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं। इन कंपनियों में नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादक प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादक मानकों को ऊंचा उठाया है। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया है। इससे भी आगे वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभरने के योग्य बनाया है। टाटा मोटर्स मोटर गाड़ी, इंफोसिस IT, रेनबेक्सिस दवाइयां, एशियन पेंट्स, सुंदरम फर्नर्स, नट और बोल्ट्स कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसर का सृजन किया है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण है। इसके अतिरिक्त आंकड़े प्रविष्टि, डाटा एंट्री, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई सेवाएं भारत जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध हैं और विकसित देशों को निर्यात की जाती हैं। आओ इन पर विचार करें। प्रतिस्पर्धा से भारत के लोगों को कैसे लाभ हुआ? क्या और भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभरना चाहिए? इससे देश की जनता को क्या लाभ होगा? भारत सरकारें अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास क्यों करती हैं? अध्याय 1 में हमने देखा कि एक का विकास दूसरे के लिए कैसे विध्वंसक हो सकता है। भारत के कुछ लोगों ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों सेज की स्थापना का विरोध किया। पता कीजिए कि ये लोग कौन हैं और ये किसका विरोध कर रहे हैं। ये चित्र में दिखाए गए हैं। छोटे उत्पादक प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाओ। वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। बढ़ती प्रतियोगिता। रवि को यह अपेक्षा नहीं थी कि उसे उद्योगपति के रूप में अपने जीवन की छोटी अवधि में ही संकट का सामना करना पड़ेगा। रवि ने सन 1992 में तमिलनाडु में एक औद्योगिक शहर होसूर में संधारित्रों का निर्माण करने वाली अपनी कंपनी शुरू करने के लिए बैंकों से ऋण लिया। संधारित्रों का इस्तेमाल ट्यूबलाइटों, टेलीविजनों सहित अन्य घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में होता है। 3 वर्षों के भीतर वह अपने उत्पादन का विस्तार करने में सक्षम हो गया और उसकी कंपनी ने 20 कर्मचारी काम करने लगे। अपनी कंपनी चलाने में उसका संघर्ष तब प्रारंभ हुआ जब सरकार ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार संधारित्र के आयात पर से प्रतिबंध को हटा दिया। इसके मुख्य ग्राहकों में टेलीविजन कंपनियां थीं जो टेलीविजन सेटों का निर्माण करने के लिए संधारित्र सहित विभिन्न पुर्जे थोक में खरीदती और टेलीविजन सेटों का निर्माण करती। किंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों
के ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा ने भारतीय टेलीविजन कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए संयोजन कार्य करने के लिए विवश कर दिया। उनमें से कुछ जब संधारित्र खरीदती थी तो वे उनका आयात करना पसंद करती थीं, क्योंकि आयाती सामानों की कीमत रवि जैसे लोगों द्वारा निर्धारित कीमतों से अधिक होती थी। अब रवि वर्ष 2000 में निर्मित संधारित्रों से आधे से आधे से भी कम संधारित्र का निर्माण करता है और उसके लिए केवल 7 श्रमिक काम कर रहे हैं। रवि के अनेक दोस्त ने जो हैदराबाद और चेन्नई में इसी व्यवसाय में थे, अपनी इकाइयां बंद कर दी है। बैटरी और संधारित्र प्लास्टिक खिलौने, टायरों, डेयरी उत्पादों एवं खाद्य तेल के उद्योगों कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे विनिर्माताओं पर कड़ी मार पड़ी है। कई इकाइयां बंद हो गई हैं, जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। भारत में लघु उद्योगों में कृषि के बाद सबसे अधिक श्रमिक 2 करोड़ नियोजित हैं। आओ इन पर विचार करें। रवि की लघु उत्पादन इकाई बढ़ती स्पर्धा से किसी प्रकार प्रभावित हुई? दूसरे देशों के उत्पादन की तुलना में उत्पादन लागत अधिक होने के कारण क्या रवि जैसे उत्पादकों को उत्पादन रोक देना चाहिए? क्या आप सोचते हैं? नवीनतम अध्ययनों ने संकेत किया है कि भारत के लघु उत्पादकों को बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है और बेहतर सड़कें, बिजली, पानी, कच्चा माल, विपणन और सूचना तंत्र व प्रौद्योगिकी में सुधार एवं आधुनिकीकरण, उचित ब्याज दर पर साख की समय पर उपलब्धता। क्या आप व्याख्या कर सकते हैं कि ये 3 चीजें भारतीय उत्पादन को किस प्रकार मदद करेगी? क्या आप मानते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए इच्छुक होंगी? क्यों? क्या आप मानते हैं कि इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका क्यों? क्या आप कोई ऐसी उपाय सुझा सकते हैं जिसे कि सरकार अपना सके? चर्चा करें। प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती स्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। अब हम देखते हैं कि भारत में वस्त्र निर्माता उद्योग प्रतिस्पर्धा के दबाव को कैसे सहन कर सकते हैं। वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री में महिला श्रमिक। यद्यपि वैश्वीकरण ने महिलाओं को काम के लिए अवसर प्रदान किया है, परंतु रोजगार की स्थिति यहाँ पर प्रदर्शित करती हैं कि महिलाओं को लाभ में भागीदारी समुचित रूप से नहीं मिली है। अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योगों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय निर्यातकों को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देती है। विश्वव्यापी नेटवर्कों से युक्त बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ को अधिकतम वेतन के लिए सबसे सस्ती वस्तुएं खोजती हैं। इन बड़े ऑर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्यातक कंपनी लागत कम करने की कड़ी कोशिश करते हैं। चूंकि कच्चे माल पर लागत में कटौती नहीं की जा सकती, इसीलिए नियोक्ता श्रम लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं। जहां पहले कारखानों श्रमिकों को अस्थायी आधार पर रोजगार देते थे, वहीं वे अब अस्थायी रोजगार देते हैं ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन नहीं देना पड़े। श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम करना पड़ता है और अत्यधिक मांगों की अवधि में नियमित रूप से रातों में भी काम करना पड़ता है। मजदूरी काफी कम होती है और श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। हालांकि वस्त्र निर्यातकों के बीच प्रतिस्पर्धा में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिलती है, परंतु वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं दिया गया है। कपड़ा श्रमिक। 35 वर्षीय सुशीला ने दिल्ली के एक वस्त्र निर्यातक उद्योग में एक श्रमिक के रूप में कई वर्ष काम किया।
जब वह एक अस्थायी श्रमिक के रूप में नियुक्ति थी तो स्वास्थ्य बीमा, भविष्य निधि एवं अतिरिक्त समय में कार्य करने के लिए दुगुनी मजदूरी की हकदार थी। जब 1990 के दशक के अंतिम वर्ष में सुशीला की फैक्ट्री बंद हो गई तो 6 माह तक रोजगार की तलाश करने के बाद अंततः उसे अपने घर से 30 किमी दूर एक रोजगार मिला। कई वर्षों तक इस फैक्ट्री में काम करने के बावजूद वह एक अस्थायी श्रमिक है और पहले की तुलना में आधे से भी कम कमा पाती है। वह सप्ताह के 7 दिन सुबह 7:30 बजे अपने घर से निकलती है और शाम 10 बजे वापस आती हैं। एक दिन काम नहीं करने का अर्थ है उस दिन की मजदूरी नहीं मिलना। उसे अब कोई अन्य लाभ नहीं मिलता है जो पहले मिलता था। उसके घर के समीप की फैक्ट्री को काफी अस्थिर ऑर्डर मिलते हैं और इसीलिए वे कम वेतन भी देती है। उपरोक्त कार्य परिस्थितियों और श्रमिक की कठिनाइयों भारत के अनेक औद्योगिक इकाइयों और सेवाओं में सामान्य बात हो गई है। आज अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में नियोजित हैं। यही नहीं, संगठित क्षेत्रों में क्रमशः कार्य परिस्थितियां असंगठित क्षेत्रों के समान होती जा रही हैं। संगठित क्षेत्रों के श्रमिक जैसे सुशीला को अब कोई संरक्षण और लाभ नहीं मिलता है जिसका वह पहले उपयोग करती थी। आओ इन पर विचार करें। वस्त्र उद्योग के श्रमिक भारतीय निर्यातकों और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रतिस्पर्धा ने किस प्रकार प्रभावित किया है। वैश्वीकरण से मिले लाभों में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा मिले सके, इसके लिए प्रत्येक निम्न वर्ग क्या कर सकते हैं। सरकार, निर्यातक, फैक्ट्री के नियोक्ता, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, श्रमिक। वर्तमान समय भारत में बहस है कि क्या कंपनियों को रोजगार नीति के मुद्दे में लचीलापन अपनाना चाहिए। इस अध्याय के आधार पर नियोक्ताओं और श्रमिकों के पक्ष में संक्षिप्त विवरण दें। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। उपर्युक्त प्रमाण यह संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों के वैश्वीकरण से मिले नए अवसर का सर्वोत्तम उपयोग किया है। दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिलता। चूंकि वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है तो वैश्वीकरण को अधिक न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभ में सबकी बेहतरी हिस्सेदारी हो। सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। अपने सरकार द्वारा किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में पढ़ा है, जैसे सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले। यह छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम न हो जाएं। यदि जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधों का उपयोग कर सकती है। यह न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौता भी कर सकती है। विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वाश्चर्य के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा। विगत कुछ वर्षों में बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्याय संगत और वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नो लिबरेशन NWTO जस्टिस। ये हांगकांग में WTO के खिलाफ प्रदर्शन 2005 में दिखाया गया है। सारांश। इस अध्याय में हमने वैश्वीकरण के वर्तमान अवस्थाओं का अध्ययन किया। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। यह अधिकाधिक विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार के द्वारा संभव हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनी विश्व के उन स्थानों की खोज कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए ज्यादा सस्ते हों। परिणामतः उत्पादन कार्य जटिल ढंग से संगठित किया जा रहा है। देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने में प्रौद्योगिकी, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी ने एक बड़ी भूमिका निभाई
है भूमिका निभाई है। साथ ही व्यापार और निवेश के उदारीकरण ने व्यापार और निवेश अवरोधकों को हटाकर वैश्वीकरण को सुगमता बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है, जबकि वैश्वीकरण से धनी उपभोक्ताओं और कुशल शिक्षित एवं धनी उत्पादकों ही लाभान्वित हुए हैं, परंतु बढ़ती स्पर्धा में से अनेक छोटे उत्पादक और श्रमिक प्रभावित हुए हैं। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसरों का सृजन करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लिए लाभों में सभी की बेहतर हिस्सेदारी हो। वैश्वीकरण के लाभों में सभी की हिस्सेदारी। अतिरिक्त परियोजना कार्य क्रियाकलाप। कुछ ब्रांडेड उत्पादकों को लीजिए जिनका हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, साबुन, टूथपेस्ट, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं इत्यादि। जांच कीजिए कि इनमें से कौन कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा उत्पादित है। अपने पसंद के किसी भी भारतीय उद्योग या सेवा को लीजिए। उद्योग को निम्नलिखित पहलुओं पर लोगों के साक्षात्कार, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की कतरनों, पुस्तकों, दूरदर्शन और इंटरनेटों से जानकारियां और फोटो संकलित कीजिए। उद्योग में विविध उत्पादक कंपनियां, क्या उत्पादक अन्य देशों में को निर्यात होती हैं, क्या उत्पादकों के बीच बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। उद्योग में प्रतिस्पर्धा, उद्योगों में कार्य परिस्थितियां, क्या विगत 15 वर्षों में उद्योग में कोई बड़ा बदलाव आया है। उद्योग में कार्यरत लोगों की समस्याएं।